जी नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में, जो कि आप लोगों के सिलेबस में 1.4 इकाई नंबर 1 में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से एक बार अगर सिलेबस को देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों का सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाकर सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, पहले भी सिलेबस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो जो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, तो आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां वो लगभग 13 हैं। ये जो आप लोगों को 13 प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, ये 13 प्रवृत्तियां ही आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं, अगर 10 मार्क्स के अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स का तो श्योर आएगा ये क्वेश्चन और इसका आना भी तय है। ठीक है, 10 मार्क्स का अगर आता है तो आप लोग 10 बिंदुओं को लिखेंगे अगर, तब भी आप लोगों का हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। आप लोग अगर इस लाइन को समझ लेते हैं तो खुद ब खुद बनाकर लिख पाएंगे। दूसरे नंबर पर है वीर और श्रृंगार का सजीव चित्रण। तीसरा है चरित्र काव्य और चौथा है ऐतिहासिकता का भाव। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग और नीचे देखिए आप लोग सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके दी गई है। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग यहाँ पर इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग भूमिका के साथ निष्कर्ष, अंत में निष्कर्ष भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। 5वां नंबर है संकुचित राष्ट्रीयता। छठा है प्रचारात्मक रचनाएं। 7वां है युद्धों का सजीव वर्णन। 8वां है जनजीवन की अवहेलना। 9 नंबर है वस्तु वर्णन और प्रकृति। 10वां है काव्य रूप। 11 नंबर है भावनोन्मेष का अभाव। 12वां है भाषा के विविध रूप। ठीक है, और यहाँ पे जो इन दिया हुआ है ना, ये नहीं रहेगा, ये गलत टाइपिंग की वजह से आ गया है। उसके बाद है 13 नंबर छंद योजना छंदो। छंद योजना, यहाँ पर भी छंदो नहीं होगा। ठीक है, ये गलत टाइपिंग है। छंद योजना ये है 13 नंबर का। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे। सबसे पहले आंसर लिखते वक्त आप लोग एक काम करना, भूमिका को लिखना। आदिकालीन साहित्य जो है, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण है। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये पहला चरण है और इसका जो समय है वो लगभग 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी ये बातें भूमिका में आप लोग लिख सकते हैं। इस काल में लिखी गई रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की स्पष्ट झलक मिलती है। इस समय की जो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थिति होती है, जो है हमारे हिंदी साहित्य के आदिकालीन समय की, उसकी हमें एक झलक देखने को मिलती है। और इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो युद्ध हैं, वीर हैं, वीरता है और राजाओं का शौर्यपूर्ण जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। यह प्रवृत्तियां इस काल को अन्य कालों से बिल्कुल अलग पहचान देती हैं। ठीक है, तो आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हम लोग विस्तार से कुछ इस प्रकार समझेंगे। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा का यहाँ पे इसका क्या अर्थ है। पहला नंबर हमारा यही है। तो इस काल के कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। ध्यान से समझना आप लोग, मतलब आश्रयदाताओं के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का मतलब हो गया आदिकाल का जब समय चल रहा था 1050 से 1375 ईस्वी तक, विक्रम संवत तक। आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितना चल रहा है तो आप लोग बोलेंगे सर 2025। लेकिन एक ऐसा समय था जब 1050 ईस्वी से लेकर 1375 का एक समय दौर चला था, जिसे हम लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं। और ये आदिकाल ही आदिकाल में जो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहा गया, आश्रयदाता कौन है? कवियों को जिन राजाओं ने अपने दरबार में जगह दिया था। ठीक है, जिन कवियों को राजाओं ने अपने दरबार में जगह दिया तो वो कवि क्या करते थे? उस राजा की प्रशंसा करते थे, उसी राजा का गुणगान करते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब हो गया छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना। तो कहा गया कि इस काल के कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य अपने राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना था। मान लीजिए कहीं राजा युद्ध लड़कर आए या फिर युद्ध में जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो कहानी या फिर जो कुछ भी लिखते थे उसमें बहुत सारी वर्णना करते थे। क्या पाने के लिए? राजा की वाही लूटने के लिए और राजा से असरफियाँ लेने के लिए।
इसी कारण इन रचनाओं में सत्यता की कमी दिखाई देती है। मतलब ऐसा भी कभी हो सकता है कि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति राजा के यहाँ से लेने के लिए वो जो बातें लिखता है वो बातें सही नहीं भी हो सकती है, इसलिए इसमें सत्यता की कमी भी दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर है वीर और श्रृंगार का सजीव चित्रण। जैसा कि भूमिका में कहा गया है कि ये वीरता का समय था, इसमें युद्ध का वर्णन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आदिकालीन साहित्य में वीर जो रस है वो प्रमुख है। अब रस क्या है, तो रस का मतलब ही होता है आनंद। रस का मतलब होता है आनंद। रस के बारे में आप लोगों को अगर देखना हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वो एक ग्रामर का अलग पार्ट है, ठीक है। तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस प्रमुख है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे रस को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, वीर रस बस आप लोग पढ़ लीजिए। तो आदिकालीन साहित्य में जो वीर की बातें थी, वीरता की जो बातें थी वो प्रमुख है, और जिसमें राजाओं के पराक्रम और शौर्य का वर्णन है, राजाओं के बड़े बड़े जो गुणगान होते थे उसी का वर्णन है। इसके साथ ही श्रृंगार रस का भी चित्रण मिलता है। श्रृंगार रस मतलब प्रेमी प्रेमिका की बातें आती है, नायक नायिका की बातें होती हैं। नायक नायिका अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊँ तो आप लोग हीरो हीरोइन की बातें ले सकते हैं, ठीक है। एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, ये जो मतलब प्रेम का जो मिलन है इसी को श्रृंगार वर्णन में रखा गया है। मतलब श्रृंगार वर्णन में इन्हीं सारी विषयों पर चर्चा की जाती है। तो श्रृंगार रस का भी चित्रण मिलता है, क्योंकि युद्धों का एक कारण सुंदर राजकुमारियों को प्राप्त करना भी था। क्यों था, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें कही है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोगों के दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएगा। युद्ध किस लिए होते थे, युद्ध इसलिए भी होते थे कि दूसरे किसी राज्य में अच्छी अगर कोई सुंदर राजकुमारी है तो उसको हासिल करने के लिए भी, उससे शादी करने के लिए भी राजाओं में युद्ध हुआ करता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चरित्र काव्य, इस काल में राजाओं और नायकों के जीवन चरित्र पर आधारित काव्यों की रचना हुई। चरित्र काव्य का मतलब हो गया उनका चरित्र कैसा था, इसी बारे में इस समय में उन राजाओं के जीवन चरित्र के ऊपर भी बातें जो आधारित जो काव्य लिखी गई, बातें नहीं, जो काव्य लिखी गई, जो कविताएं लिखी गई, जो रचना हुई, इन काव्यों को रासो नाम से जाना जाता है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के चरित्र को लेकर, पृथ्वीराज की पूरी जीवनी को लेकर लिखा गया है, जिसे चंद्रवरदाय ने लिखा है। ऐतिहासिकता का अभाव, तीसरा नंबर बिंदु है ऐतिहासिकता का अभाव। मतलब इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी भरपूर मिश्रण है। मतलब जो ऐतिहासिकता का मतलब हो गया जो इतिहास से संबंधित है, तो उसमें उससे पहले का जो इतिहास था उसका भी अभाव देखने को मिलता है, और कल्पना मतलब सोची समझी बातों को भी मिश्रण किया गया है। इसमें घटनाओं को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे ऐतिहासिक सत्यता संदिग्ध हो जाती है। अब इतिहास की जो उससे पहले का जो इतिहास है उसको और बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया है, ताकि वो जो इतिहास है उसमें डाउट रह जाते हैं। संदिग्ध का मतलब होता है डाउट हो जाता है। संकुचित राष्ट्रीयता, जिसमें इस साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। कवि अपने आश्रयदाता राजा की रियासत को ही अपना राष्ट्र मानते थे और उसी की प्रशंसा करते थे। यहाँ पे बात करेंगे तीसरे चौथे नंबर पॉइंट की, तो क्या कहा गया है, संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित का मतलब हो गया छोटा, और राष्ट्रीयता मतलब किसी देश की बात नहीं करते थे। जो कविगण हुआ करते थे राजाओं के दरबार में, वो केवल उसी राजा के बारे में बात करते थे, ना कि पूरे देश की। वो राजा का जितना तक सीमा था, जितना तक उसका साम्राज्य था, उसी के अंदर वो लोग बातें करते थे, उससे बाहर नहीं जाते थे। इसलिए संकुचित हो जाता है। अगर बातें सारे देश के राजाओं के लिए करते तो संकुचित नहीं होता, लेकिन केवल एक ही राजा के बारे में बात करते थे, इसलिए वो संकुचित, उसमें राष्ट्रीयता दिखाई देती है, देश प्रेम नहीं दिखाई देता है, केवल एक राज्य के लिए होती है उनकी रचनाएं। प्रचारात्मक रचनाएं, ये रचनाएं अपने आश्रयदाता की राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रचार करने का उद्देश्य से लिखी जाती थी। अच्छा, प्रचारात्मक रचनाएं, नाम से ही स्पष्ट है, प्रचार किया जाता था। वो रचनाएं प्रचार किया जाता था जिसमें राजा की शक्ति के बारे में लिखा था, राजा की प्रतिष्ठा के बारे में लिखा होता था, राजा का जो गुणगान है वही लिखा होता था। उसको प्रचार करने के लिए जो काव्य लिखी जाती थी उसको कहते हैं प्रचारात्मक रचनाएं, जो रचनाएं लिखी जाती थी। युद्धों का सजीव वर्णन, मतलब युद्धों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तत्कालीन कवि अक्सर राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, जिससे वे युद्धों का सजीव और यथार्थपूर्ण वर्णन करते थे। अब देखिए, तत्कालीन का मतलब हो गया उसी समय के जो कवि थे, जो राजा के दरबार में रहते थे, वे राजाओं के साथ युद्ध भूमि में भी जाते थे, और राजा कैसे कैसे पराक्रम कर रहा है वो सारी चीजों को भी लिखते थे। उसके बाद है जनजीवन की अवहेलना। इस काल के साहित्य में आम लोगों के जीवन का चित्रण बहुत कम मिलता है। साहित्य का केंद्र बिंदु केवल राजा, दरबारी और सामंत वर्ग था। मतलब यहाँ पर इस काल में आदिकालीन जो साहित्य की हम लोग पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, इसमें जो
आम लोग थे, जो साधारण जीव थे, जो साधारण लोग थे, उनका चित्रण बहुत कम मिलता है। और साहित्य का जो केंद्र बिंदु था वो केवल राजा था, उसके दरबार थे, उसके दरबारी लोग थे। और सामंत वर्ग यहाँ पे राजा से नीचे और आम जनता से ऊपर वाले दर्जे पे जो लोग रहते थे उनको, मतलब मिडिल वाले जो दर्जे पे लोग रहते थे उनको सामंत वर्ग कहा गया है। वस्तु वर्णन और प्रकृति की अगर बात करें तो इन राजाओं में वस्तु वर्णन इन रचनाओं में वस्तु वर्णन जैसे युद्ध के उपकरण और प्रकृति का वर्णन भी मिलता है, लेकिन प्रकृति का चित्रण उद्दीपन के रूप में किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वस्तु वर्णन की क्या है कि युद्ध में किस उपकरण का उपयोग किया गया, किससे राजा की विजय हुई, किस मतलब कौन सी चीजों से युद्ध लड़ा गया, इन सारी चीजों के बारे में भी उसके बारे में बातें की गई है। मतलब कौन से राजा का, जो राजा थे वो कौन सा उपकरण लेकर, कौन सा हथियार लेकर, कौन सा तलवार लेकर युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी रचनाओं का मतलब उसके बातें की गई है। काव्य रूप का मतलब हो गया, इस काल में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों रूपों में रचनाएं हुई है। रासो प्रबंध काव्य का उदाहरण है, जबकि विद्यापति की पदावली मुक्तक काव्य का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे काव्य का दो रूप है, एक प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य होता है। भावोन्मेष का अभाव, मतलब भावनाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इन रचनाओं में भावों की गहराई कम और वर्णनात्मकता अधिक है। कवि का ध्यान घटनाओं के चित्रण पर अधिक था, न कि भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर। देखिए, भावनाएं हमारे फीलिंग्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि रचना करते थे तो वो क्या करते थे, उनका जो ध्यान था वो घटनाओं का चित्रण करने में चला जाता था। उसको भावनात्मक सारी चीज़ों को नहीं पकड़ते थे, नहीं लिखते थे, सूक्ष्म तरीके से नहीं अभिव्यक्त नहीं करते थे, इसलिए इसमें इन चीज़ों का भी अभाव देखने को मिलता है। अगला है हमारा भाषा के विविध रूप। इस काल में जो भाषा थी वो डिंगल थी, डिंगल पिंगल, जो कि राजस्थानी और अपभ्रंश मिलकर डिंगल बना, और पिंगल ब्रज भाषा और अपभ्रंश मिलकर बना, तो डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ। वीर रस के लिए डिंगल और श्रृंगार के लिए पिंगल का प्रयोग किया गया। दो भाषाएं थी, वीर रस जब लिखा गया तो डिंगल भाषाओं का ज़्यादा मतलब प्रचलन में रहा, और पिंगल लिखा गया जब श्रृंगार की बातें लिखी गई तब पिंगल का प्रयोग होता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अंतिम है हमारा छंद योजना, जिसमें इन रचनाओं में कई छंदों का प्रयोग हुआ है। जो छंद होते हैं जैसे दोहा, ये भी एक छंद है, तोमर है, सोरठा है, छप्पय है, आदि छंदों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, जिससे रचना में विविधता आई है, रचना जो है देखने में सुंदर लगती है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो आदिकालीन साहित्य जो है वो अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों के कारण हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साहित्य तत्वकालीन उस समय की जो समाज की वीरता था, समाज की शौर्य और सामंतवादी मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है। यद्यपि इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण था। इसमें ऐतिहासिकता, जो इतिहास से संबंधित बातें थी वो तो थी, साथ में उसके साथ कल्पना को भी ऐड किया गया है, कल्पना की सारी बातों को भी जोड़ा गया है। फिर भी इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए एक मजबूत नींव रखी इसने। ठीक है, फिर भी इसने वीर रस और श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए एक मजबूत नींव रखी। इस साहित्य ने आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आदिकाल ने ही आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल के लिए जो अलग अलग मार्ग थे उसको दिखाया, और इसकी डिंगल पिंगल भाषा का प्रभाव बाद के साहित्य पर भी देखा जा सकता है। तो यह काल हिंदी साहित्य के प्रारंभिक ऊर्जा और जीवंतता का प्रतीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो 1.4 नंबर का आप लोगों के सिलेबस में इकाई नंबर 1 का जो ये अंतिम पॉइंट था इसको कवर कर लिया गया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर हाइप जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।